जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज का यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जो बीपीएससी एग्जाम यानी 71वीं जो बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण साबित होगा आज का यह लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट यानी कवर करने वाले हैं दोस्तों बिहार स्पेशल यानी बिहार राज्य विशेष महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें बिहार की योजनाएं होंगी दोस्तों और बिहार की जनगणना होगी, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, हम सभी चीज़ों को कंप्लीट और कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रमुख योजनाएं एक नज़र में, एक वीडियो में महत्वपूर्ण चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है सभी कवर हैं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 2024 में शुरू घोषित जो योजनाएं हैं दोस्तों हम उनका नाम देखेंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना है, ये कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 2024 को। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं यानी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, कैरेक्टर्स, तो आइए देख लेते हैं। तो इसका है 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख का अनुदान देना है, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देना एंड बिना गारंटी ऋण और सहायता देना है। एंड नेक्स्ट योजना है दोस्तों कैंसर अस्पताल, जिसे बेगूसराय के नाम से भी जानते हैं। तो 15 मार्च 2024 को स्टार्ट की गई थी। इसमें है दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है 20,335 करोड़ स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना है क्षेत्र में, अत्याधुनिक कैंसर इलाज की सुविधा भी बताना है इसमें दोस्तों। एक ही वीडियो में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण खाद्यान्न और प्राकृतिक संसाधन एंड जो बहुत महत्व खाद्यान्न उत्पादन डेटा है सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पहला, बिहार का पहला जो विशेष कैंसर संस्थान है किसके तहत, किस योजना के तहत है दोस्तों? कैंसर अस्पताल बेगूसराय योजना। एंड नेक्स्ट जो योजना होगी डिलक्स बस योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों? 1 जुलाई 2024 में। पीपीपी मॉडल में 20 लाख प्रति बस सब्सिडी है। ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन है। महिला और दिव्यांगजन हेतु प्राथमिकता दी गई है इसमें। आइए अगला देख लेते हैं, अगली योजना क्या होगी इसमें। अगली योजना ये सामने आपके दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों उसी पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिहार आईटी नीति 2024 में, इसे आप लोग देख लीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों जरूर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर तो इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप लोग देख के जाइए, यहाँ से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज ए इट। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 7 जिला, ये है दोस्तों, यहाँ सात जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव किया गया है। और कनेक्टिविटी व निवेश के बढ़ावा देने के लिए विस्तृत DPR निर्माणाधीन है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना होगी दोस्तों आज की सेशन का, जो बिहार स्पेशल हम लोग स्टार्ट किए हैं आज की इस लेक्चर को, 71वीं बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। और बिहार के जो अन्य एग्जाम्स है दोस्तों सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बिहार स्पेशल। मखाना बोर्ड, ये दोस्तों 1 नवंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था। और मखाना उत्पादन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से जोड़ना है मखाना बोर्ड को, मखाना को। एंड दरभंगा और मिथिलांचल क्षेत्र जो में विकास करना है। किसानों को MSP और तकनीकी मदद मिलेगी इसी से। तो आइए जो अति महत्वपूर्ण है मेरे द्वारा ऑलरेडी पहले से हाईलाइटेड की गई हैं चीज़ें ताकि आपको आसानी हो सभी चीज़ें समझने में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला। 2025 में शुरू जो प्रस्तावित योजनाएं हैं यानी शुरू की गई या प्रस्तावित योजनाएं हैं, आइए उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माई बहन माँ योजना 1 जनवरी 2025 को ये पायलट योजना है जो अभी ये प्रस्तावित है। वयस्क महिलाओं को 2500 प्रति माह की सहायता दे इस योजना के थ्रू मिलेगा। आत्मनिर्भरता और घरेलू सम्मान की पहल होगी। प्रारंभिक दौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये स्टार्ट की गई है अभी। पायलट योजना के नाम पे जाना जाता है इसे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सहकारी चौपाल, ये 2025 1 मार्च 2025 को स्टार्ट की गई है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत शुरू है। किसानों और ग्रामीण को सहकारी गतिविधियों से जोड़ना है इस जो सहकारी चौपाल योजना है। और गांव स्तर पर सहकारी सशक्तिकरण के लिए चालू की गई है। अगला है पूर्व से जो संचालित योजनाएं यानी पहले जो योजना संचालित है उसे भी हम लोग देख लेते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप पे ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर बिहार स्पेशल 71 बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी मित्र जुड़कर इसकी तैयारी कर सके। और बिहार के जो अन्य एग्जाम्स है दोस्तों सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आज का यह वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित जो टॉपिक है दोस्तों उन्हीं को कंप्लीट यानी कनेक्टेड किया गया है आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट की गई है। इसमें 4 लाख का ऋण है दोस्तों उच्च शिक्षा हेतु और न्यूनतम शर्तों पर ब्याज 12वीं पास जो विद्यार्थी होंगे उनके अकॉर्डिंग। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये 19 में स्टार्ट की गई है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जन्म से स्नातक तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2024 में राशि दुगनी की गई है। बाल विवाह रोकने और शिक्षा बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। किसमें? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो योजना है उसे देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री मेधावित्री योजना, ये 1 जून 2019 में स्टार्ट की गई है। SC/ST छात्रों के लिए मैट्रिक व इंटर में प्रथम श्रेणी पाने वाले को दोस्तों 10,000 से लेकर 25,000 तक और सामाजिक न्याय विभाग से संचालित है दोस्तों। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना है दोस्तों, 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, ये तथ्य अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में इससे जो तथ्य होते हैं, जो डेटा होते हैं, वहाँ से प्रश्न बन ही जाता है आपको स्टेटमेंट के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 से 79 वर्ष की अवस्था में 400 माह प्रति वर्ष, 80+ वर्ष में यानी 80 ईयर की वर्ष में 500+ माह मिलेगा बिना आय प्रमाण पत्र के डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया के हेतु। आइए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल अनुदान योजना है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं आप लोग पीडीएफ में एक बार जरूर इस चीज़ को समझ के चलेंगे। पीडीएफ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम से, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ पाने, क्लास नोट्स पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों पश्चिम कोसी जो परियोजना है, पश्चिम कोसी नहर परियोजना। और कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? इसका उपनाम क्या है या किस शोक के लिए जानी जाती है? आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे आपका ही तैयार होगा और अन्य दोस्तों का भी तैयार होता रहेगा। कमेंट में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। 1 जनवरी 2012 से स्टार्ट है। सिंचाई के लिए 50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य है। इसमें निर्धारित किया गया जल संसाधन को बेहतर प्रबंधन के रूप में और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की योजना की गई है। जननी बाल सुरक्षा योजना, ये 2005 में स्टार्ट की गई है दोस्तों। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। गरीब परिवारों को नगद सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। आइए अगला योजना हम लोग देख लेते हैं इसी थ्रू। अगला योजना सौर क्रांति सिंचाई योजना, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की गई है। सोलर पंप पर 75% सब्सिडी मिलेगी। डीजल पर निर्भरता में कमी आएगी और इसी योजना के तहत दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल सिंचाई साधन मिलेंगे दोस्तों। मुझे आशा है सभी दोस्तों को मेरे द्वारा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं आप लोग को समझ में आ रही होंगी। कमेंट में जरूर करेगा आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। जल्दी दोस्तों हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ दोस्तों। जल जीवन हरियाली मिशन 19 में स्टार्ट की गई है। 687 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि करना और पौधारोपण व पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जलवायु संकट के समाधान हेतु। ये कुछ हो गई योजना से संबंधित दोस्तों। आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ मूव करते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ASK टीचिंग टेम्पल को, और इसी प्रकार अन्य लेक्चर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। अब हम लोग तथ्य वाइज देखेंगे किस प्रकार के तथ्य बनते हैं एग्जामों में, और कुछ ही समय बाद दोस्तों हम लोग जनगणना को देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण खाद्यान्न डेटा को भी देखेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुशल युवा कार्यक्रम की आयु सीमा कितनी है दोस्तों? 15 से 28 वर्ष है। कुशल युवा कार्यक्रम किस योजना का हिस्सा है दोस्तों? 7 निश्चय योजना से संबंधित है दोस्तों। अवसर बढ़े आगे बढ़े, मतलब अवसर बढ़े योजना, जो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है आपका शिक्षा गुणवत्ता में सुधार से है। किससे? शिक्षा गुणवत्ता में सुधार से है। पिंक बस योजना बहुत बार पूछा गया है योजना, इसे स्टार कर लीजिए आप सभी दोस्त। महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुविधा के अकॉर्डिंग पिंक बस योजना लाई गई है। घर तक पक्की गली नालियां योजना किसका हिस्सा है दोस्तों? 7 निश्चय सेकंड के तो थ्रू लाई गई है। पत्रकार पेंशन सम्मान योजना, पेंशन राशि कितनी होगी दोस्तों? इसमें पत्रकार पेंशन जो सम्मान योजना है 6,000 प्रति माह मिलेगा। बिहार लघु उद्यमी योजना कब शुरू की गई दोस्तों? 1 अप्रैल 2024 को। इस तरीके के जो डेटा हैं इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम टाइम रिवीजन हो सके अन्य एग्जामों के लिए। और जिसका अभी हाल ही में एग्जाम होना है BPSC 71वीं BPSC के लिए, तो बिल्कुल आप लोग इसे जाते एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण ये आज का ये तथ्य होगा, सेशन है, यहाँ से कई प्रश्न आपको दोस्तों एज इट देखने को मिलेंगे आज की इस लेक्चर से, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। बिहार लघु उद्यमी जो योजना का जो अनुदान राशि कितनी है? 2 लाख प्रति परिवार है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए देख लेते हैं। बेगूसराय कैंसर अस्पताल में कितनी राशि निवेश की गई है? अभी हमने ऊपर इसे डिस्कस किया है, तो भैया इसका है 20,335 है। ठीक है। डीलक्स बस योजना मॉडल क्या है, किस मॉडल पर आधारित है? अभी जस्ट हमने ऊपर इसका योजनाएं अभी जो हमने ऊपर कवर कर रहे थे तो उसमें लिखा है PPP मॉडल पर।
बिहार आईटी नीति 2024 का लक्ष्य क्या है, स्टार्टअप और रोजगार, इसका भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कितने जिलों में प्रस्तावित है, अभी हमने ऊपर इसको दिया है 7 जिलों में, अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया है। मखाना बोर्ड अभी जस्ट हमने ऊपर इसकी बात की है, दरभंगा मिथिलांचल में। सहकारी चौपाल योजना क्या है, इसको भी अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं। सहकारी गतिविधियों का सशक्तिकरण बनाना, ये तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तथ्यों से आपको एग्जाम में आसानी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं या इस चैनल के द्वारा दोस्तों ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही कंप्लीट कराया जाता है, ताकि एग्जाम में आपका बहुत हेल्प मदद हो सके यहाँ से। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा यहाँ से आपके सामने, आइए देखते हैं क्या है अगला तथ्य क्या बनेगा। आइए हम लोग समझते हुए चलते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो ऋण सीमा क्या है, 4 लाख है, अभी हमने ऊपर देखा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का भुगतान कब दोगुना हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 को। कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना, अभी जस्ट हमने ऊपर देख के आए हैं। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना किसके लिए है, ST SC के छात्रों के लिए, अभी जस्ट हमने ऊपर देख लिया है। मेधावी योजना की राशि कितनी है दोस्तों, 10,000 से 25,000, जस्ट अभी हमने ऊपर देख लिया है। जो चीज़ों को हमने ऊपर देखा इसके तथ्यों के रूप में हम लोग संकलन के रूप में हम लोग चीज़ों को याद रिवीजन के रूप में चल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल रिवीजन करते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा यहाँ से वृद्धजन पेंशन योजना, जो 60 से लेकर 79 वर्ष तक चलने वाली जो पेंशन कितनी है, 400 माह प्रति वर्ष है, 400 माह प्रति माह है, 400। डीजल अनुदान योजना में कितनी अनुदान मिलता है, 750 प्रति करोड़। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला तथ्य। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों आपके सामने है, तथ्य बनेगा पश्चिम कोसी नहर परियोजना का जो लक्ष्य है 50,000 हेक्टेयर सिंचाई की, अभी जस्ट हमने ऊपर देख के आए हैं। जननी बाल सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है। जननी सुरक्षा योजना में ये चीज़ें बताई गई हैं। सौर क्रांति सिंचाई योजना में सब्सिडी कितनी है, 75% सोलर पंप पर मिलेगी। तो जस्ट अभी हम जितने भी योजनाओं से संबंधित जो तथ्य हैं अभी जस्ट हमने ऊपर देख के आए हुए हैं। जल जीवन हरियाली मिशन में वन क्षेत्र वृद्धि कितनी है, तो भैया 687 वर्ग किलोमीटर है। अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना में क्या शामिल है, स्मार्ट क्लास स्थापना। पत्रकार पेंशन सम्मान योजना की पात्रता आयु कितनी है, 60 वर्ष से अधिक है। बिहार में लघु जो उद्यमी योजना कितने परिवारों में लाभ पहुंचाएगी, तो 94 परिवारों को, 94 लाख यानी 94 लाख परिवारों को। जो मित्र नए हैं चैनल से जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एक बार चैनल को आप लोग जरूर विजिट करिएगा। सभी चीज़ें सभी आसानी से कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करते हुए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको मिस मत करें। अगला तथ्य बनेगा बिहार आईटी नीति 2024 में क्या सुविधा है, विशेष आईटी पार्क है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना की स्थिति क्या है दोस्तों, DPR निर्माणाधीन है अभी। सहकारी चौपाल किस वर्ष से प्रेरित है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से। मेधावृत्ति योजना किस विभाग में संचालित है, तो समाज न्याय विभाग। तो ये हो गए दोस्तों कुछ आपकी योजना से संबंधित डेटा एंड उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे यानी तथ्य थे हम लोग कवर कर चुके हैं आज की इस वीडियो में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो जनगणना से संबंधित है। जस्ट ही दोस्तों हम लोग खाद्यान्न डेटा देखेंगे, परिवहन देखेंगे, पर्यटन देखेंगे, जो बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। 71 BPSC एग्जाम के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम होनी है दोस्तों। जल्द इसका एग्जाम एक दो दिन बाद है ही 12 को। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज ए हिट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना यानी विशेषताएं देखेंगे। कुल जनसंख्या कितनी है, तो भैया कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, भारत में तीसरा स्थान है किसका, बिहार का। पुरुष की कितनी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 52.14% है। एंड महिला की आपकी 47.86 यानी 47.86 है। तो इसे भी आप लोग देखते चलेंगे। राष्ट्रीय हिस्सेदारी में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है आपका बिहार। 10 की वृद्धि दर कितना है 2001 से 2011 के बीच में, तो बिहार की 25% है यानी 25.4%। राष्ट्रीय औसत इसका है दोस्तों 17.7%। आइए आगे बढ़ जाते हैं, इसकी 10 की वृद्धि हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। एंड अगला है यहाँ पे सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाले जिले हैं दोस्तों, मधेपुरा है जो 31% है और किशनगंज है दोस्तों आपका 30%। न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका बिहार स्पेशल हुआ या यूपी स्पेशल हुआ। जल्दी दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल को कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे आशा है सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कोई क्वेश्चन हो आपका दोस्तों कमेंट में मेंशन करिएगा, मेरे द्वारा उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। बिहार का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, बिहार के लिए तो अति महत्वपूर्ण होगा ही ये लेक्चर, क्योंकि बिहार स्पेशल हम लोग कवर कर ही रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो न्यूनतम जो वृद्धि दर वाले जिले हैं, गोपालगंज है 19% है, दरभंगा आपका 19.47 है। तो ये हो गए 2 सर्वाधिक वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व तो देख लेते हैं बिहार का। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक है ये। सर्वाधिक घनत्व किस कहाँ पे है दोस्तों? शिवपुर, यानी 1880 1880 है। पटना में 1823 है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। डेटा यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे जनसंख्या भी आपको जो बिहार स्पेशल में। न्यूनतम घनत्व कितना है दोस्तों? कैमूर का है न्यूनतम घनत्व 488, जमुई में है दोस्तों 568। आइए लिंगानुपात पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लिंगानुपात, कुल लिंगानुपात कितना है? 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। राष्ट्रीय औसत इसका 943 है। शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 0 से 6 वर्ष के बीच में 933 है। डेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे। 1 से 2 से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, आसानी से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको आसानी से। और कई डेटा यहाँ से एज एड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है दोस्तों? गोपालगंज का है 1021 है। और सिवान का है दोस्तों 988 है। न्यूनतम लिंगानुपात हमने अधिकतम देख लिए, न्यूनतम है पटना का 876 है और भागलपुर का 880 है। आइए देख लेते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर किस राज्य में अधिक है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कुल साक्षरता कितनी है? 61.8% है, जो राष्ट्रीय अवसर पर नेशनल एवरेज के तौर पे 73% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 71 है, 71%। महिला है 51%। तो इसको आप लोग देखते रहेंगे। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है दोस्तों? तो रोहतास 73% है एंड पटना में 70%। न्यूनतम साक्षरता है पूर्णिया में 51% है और सीतामढ़ी में दोस्तों 52.5% है। ये हो गए दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर एंड न्यूनतम साक्षरता किस जिले में थी। तो आप लोग इसे समझते चलेंगे। शिक्षा जिलावार साक्षरता दर आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे आशा है सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। बिहार स्पेशल हम लोग कवर कर रहे हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिहार में जो एग्जाम्स होंगे दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आज का ये लेक्चर। सब महत्वपूर्ण डेटाज और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता जो जिला है तो कौन है दोस्तों? रोहतास है 73% है। पटना है आपका 70%, भोजपुर है, मुंगेर है एंड आपका औरंगाबाद है। तीन स्थान तक आपको याद होने ही चाहिए, पहला तीसरा, यानी पहला रोहतास, पटना, भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से दोस्तों? पूर्णिया है, सीतामढ़ी है, कटिहार है, मधेपुरा, सहरसा है। तो इसमें भी आप लोग 3 जिला तक याद करके रखिएगा और उसके आपका परसेंटेज भी याद करके रखिए। कभी कभी परसेंटेज में क्रम मिलाने के लिए आपको पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको नाम तो याद होने ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला है पुरुष साक्षरता शीर्ष जिले कौन है दोस्तों? रोहतास है 82% के साथ है। भोजपुर है 81%। बक्सर है आपका 80% के साथ। महिला साक्षरता जो शीर्ष जिले हैं दोस्तों, रोहतास है एंड आपका मुंगेर है, पटना है। परसेंटेज याद करके रखिएगा और नाम याद है तो आपको आसानी से प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। और कभी कभी अगर प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बनाया तो परसेंटेज के हिसाब से आपको क्रम मिलाने के लिए देगा और एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपको परसेंटेज वाले, ठीक है, क्रम मिलाने के लिए। तो महिला साक्षरता कितना है? न्यूनतम जिले देखते हैं। सहरसा 41% है, मधेपुरा आपका 41.74 एंड पूर्णिया है 42%। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से देखते हैं। आपका अगला है दोस्तों ग्रामीण शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 88.7% है। शहरी है 11 पॉइंट, जो भारत में सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीकरण है दोस्तों पटना में एंड मुंगेर में। न्यूनतम नगरीकरण कितना है? समस्तीपुर में है, मधुबनी में है। सन आप परसेंटेज आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। इसका PDF आप लोग जल्द ही मिल जाएगा आपका। कहाँ पे? टेलीग्राम से आप लोग जरूर वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF पाकर एक बार आप लोग अपने से रिविजन जरूर कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से जो मेरे द्वारा डिस्कस की जा रही बातें, मेरी बातें आपको दिमाग में छप जाएंगी, छाप छोड़ जाएंगी। आपको उस समय आपको याद जरूर रहेगा। तो बिल्कुल 1 से 3 बार आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाते वक्त, एग्जाम देने से पहले। अगला तथ्य बनेगा SC/ST जनसंख्या। तो कहाँ SC कितना है दोस्तों? 1.65 करोड़ है और जो परसेंटेज में देखेंगे 15.9% है। सर्वाधिक SC प्रतिशत कहाँ पे है? नवादा 30% के साथ, औरंगाबाद आपका 25% के साथ। ST 13.36 लाख है, जो परसेंटेज में होगा 1.3%। सर्वाधिक ST प्रतिशत कटिहार होगा दोस्तों, जो 5% के साथ है। जमुई 4.78 के साथ है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं धर्म आधारित जनसंख्या। हिंदू कितना है? 82% है। मुस्लिम है आपका 16% के साथ 915 इसका लिंगानुपात है और साक्षरता दर 47% है। मुस्लिम है 16% के साथ 943 है एंड 42% है इसका। ईसाई 0.142%, 974 इसका लिंगानुपात है, 71% के साथ इसका साक्षरता दर है। इसी प्रकार सिख हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एंड आपका अगला है
बौद्ध धर्म भी आप लोग यहाँ से 841 का लिंगानुपात है और 59% के साथ यानी 59% के साथ ये इसकी साक्षरता दर है। इसको भी आप लोग क्रम से याद करके रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्रम मिलाने के लिए दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल क्रम, इससे आप लोग आसानी चलते हुए चलेंगे। हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, तो ये 5 हैं। तो पाँचों को आप लोग क्रम वाइज याद करके रखिएगा, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, संभावित प्रश्न है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आती रहें। अगला है बिहार जाति आधारित जनगणना, जो रिपोर्ट आई थी 2023 से 25 के बीच, जो इससे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य बनते हैं, आइए हम लोग समझते चलते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू। बिहार जाति जनगणना 2023 जो प्रमुख आंकड़े हैं दोस्तों, श्रेणीवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी के अंतर्गत आता है, परसेंटेज में 36 है, अनुमानित है लगभग आपका 4% है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के थ्रू यहाँ से आप लोग 27% है, यहाँ देख सकते हैं। अनुसूचित यानी एससी 19% के साथ हैं। अनुसूचित एसटी हैं 1.68% के साथ, लगभग 22 लाख हैं इसकी जनसंख्या है। सामान्य वर्ग यानी जनरल 15.52 है, लगभग आपको 2 करोड़ है इसका, ठीक है। कुल जनसंख्या जो बिहार की है 100% 13.7 करोड़ के समथिंग है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट होगा जो बिहार जनगणना हुआ, बिहार जनगणना आधारित जो तथ्य बनेंगे, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का यह सेशन कैसा रहा बिहार स्पेशल का। तो आप लोग जुड़ते रहेंगे। जो नए हैं दोस्तों, जो नए मित्र हैं, चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। या आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 71 बीपीएससी जो एग्जाम होना है 12 सितंबर को, तो बिल्कुल उसके लिए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बिहार की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रमुख जातियों की जो जनसंख्या है, चयनित उदाहरण है ओबीसी वर्ग की यादव हैं, यहाँ से देख सकते हैं कितना 14.26%। कुशवाहा है, इसी तरह कुर्मी है, इसी तरह ये है। सामान्य वर्ग है, इस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण डेटाज हैं आप लोग पीडीएफ के थ्रू आप लोग इसका जरूर आप लोग समझते हुए चलेंगे, पीडीएफ ले लीजिएगा, यहाँ से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बनेगा महत्वपूर्ण तथ्य। यह सर्वे जो हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था, जो ये डेटा वाला सर्वे था। सर्वे जनसंख्या, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति पर आधारित था। इसका उद्देश्य नीतिगत योजनाओं का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनसंख्या बिहार का 2011 के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे आशा है सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिहार की 2011 की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो कितनी थी? 10, 40, 99, 412 है। तो भारत में तीसरा स्थान रखता है। बिहार की पुरुष जनसंख्या कितनी है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डेटा 5, 42, 78, 157। तो इस तरीके से आप लोग याद करके रखिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। 5 या कह सकते हैं 542, 78, 157, तो यानी 52.14 कुल जनसंख्या है इसकी। कितनी? 52%। बिहार की महिला कितनी है दोस्तों? तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए डाटा 47.86 कुल जनसंख्या है महिलाओं की। बिहार की राष्ट्रीय जो जनसंख्या हिस्सेदारी क्या है? भारत की जनसंख्या का 8.6% है। कितना? 8.6% है किसका? भारत की जनसंख्या का। बिहार की जो 10 की वृद्धि क्या है दोस्तों? 25.4%, लगभग है दोस्तों, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसको याद करके रखिएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला तथ्य बनेगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है दोस्तों? मधेपुरा। अभी जस्ट हमने ऊपर देख के आए हैं। मधेपुरा 31% के साथ वृद्धि दर है इसकी। न्यूनतम है कि कौन है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला? गोपालगंज है, 19% वृद्धि दर इसका। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के थ्रू है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों? शिवहर है, जो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद करके रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों? कैमूर है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल लिंगानुपात कितना है? 918 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष पर। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ये आपका अगला आगे बढ़ते हैं। बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है दोस्तों? 933 है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है, 1021 के बीच में, 1021 लिंगानुपात है इसका। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है दोस्तों? पटना, 876 लिंगानुपात है। बिहार का कुल साक्षरता दर कितना दोस्तों? 61.8% है राष्ट्रीय औसत पर, तो इसका 73% है। बिहार का कुल पुरुष साक्षरता कितना है? 71% है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार की जो महिला साक्षरता है 51% है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है रोहतास है, 73.37% के साथ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है दोस्तों? पूर्णिया है, 51% है इसका साक्षरता दर। एंड सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है दोस्तों? रोहतास। देखिए इसमें कंफ्यूजन की स्थिति होगी दोस्तों, तभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 से 2 बार 3 बार आपको वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। कौन सा साक्षरता जिला कह रहा है, कौन पुरुष साक्षरता कह रहा है, कौन
महिला साक्षरता कर है, इस तरीके के जो डेटा हैं आपको अलग अलग आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है आप सभी दोस्तों को। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है दोस्तों? रोहतास है, 62% के साथ है। न्यूनतम महिला साक्षरता जिला कौन है दोस्तों? सहरसा है, 41% के साथ है। बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.7% है। बिहार की जो शहरी जनसंख्या कितनी है? 11.3% है, भारत में सबसे कम है। ये होगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य को हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन है दोस्तों? पटना है, 43.07 नगरीकरण है। न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन है दोस्तों? समस्तीपुर। परसेंटेज भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। बिहार में एससी जनसंख्या कितनी है? 1.65 करोड़ है, लगभग 15.9% के थ्रू है। सर्वाधिक 80% वाला जिला है। अभी हमने जनसंख्या ऊपर देखा, अब प्रतिशत के रूप में देख रहे हैं तो नवादा है, 30% के साथ 80 जनसंख्या है। बिहार में एसटी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 13.36 लाख है, लगभग परसेंटेज में देखेंगे तो 1.3% के साथ है। और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत जिला कौन है दोस्तों? कटिहार है, 5% के साथ है। हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 82.69%, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो सभी तथ्यों को आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। मुस्लिम जनसंख्या कितना है दोस्तों? यानी मुस्लिम जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? 943 है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ईसाई का कितना है? 71% है। और सिख का तो 879% है। बौद्ध जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? 59.0%, लगभग। ये कुछ हो गए दोस्तों आपके धर्म से संबंधित किसका कितना परसेंटेज है, कितना लिंगानुपात है। तो प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए बिहार की जो जातिगत जनगणना है उसे भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली सभी दोस्तों के लिए जो बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। और जो मित्र नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ते रहेंगे। बिहार जाति का जनगणना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2023। तो यह पूछा जा सकता है, इसे स्टार कर लीजिए। 2023 में बिहार की जो जनसंख्या कितनी थी? 13.07% थी, अनुमानित थी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितना है दोस्तों? 36% है, यहाँ देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 27% है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 19.6% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1.6% है, 68% है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखेंगे, अनुसूचित, यहाँ हो गया। सामान्य वर्ग की जो जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 15.52 है। बिहार की जो जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? जाति जनगणना का उद्देश्य व्यक्तिगत नीतिगत योजनाओं का न्यायसंगत वितरण करना था। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। जो मेरे द्वारा तथ्यों को स्टार कराए जा रहे हैं उसे आप लोग विशेष ध्यान में देखिएगा, वहाँ से प्रश्न एज इट आपको बनने की संभावना बन सकती है। बिहार में थारू जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? कृषि, यानी चावल का प्रमुख है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। बिहार में कौन सी जनजाति कृषि श्रमिक है? कृषि श्रमिक है, मतलब कृषि करती है? धनगर या ओरांव, मुंडा, लोहार, भुइया। तो आइए अब हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन और उत्पादकता डेटा देख सकते हैं 2023-24 के थ्रू। तो आइए महत्वपूर्ण हम लोग खाद्यान्न फसलें देखते हैं धान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। धान में 95.22 लाख टन उत्पादकता में है, देख सकते हैं कितना हेक्टेयर है? 3182 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। गेहूं का इसी प्रकार है, 73 लाख टन है, उत्पादकता में 29 है। और मक्का में इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग PDF प्राप्त करके दोस्तों एक बार सरसरी निगाह से एक बार पुनः दोहरा लीजिएगा और 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आसानी से जितने भी प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो से कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, आप आसानी से इस वीडियो को देखकर बिहार 71 बिहार BPSC एग्जाम देने जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य विशेष में दलहन का देखते हैं। इसका दलहन मसूर है जो आप लोग 1.13 लाख टन है। चना भी इसी तरह 78,000 प्लस टन है। मूंग है 1.17 लाख टन है। तिलहन का देख सकते हैं। सरसों इस प्रकार, अरंडी है और सूरजमुखी है। वाणिज्यिक फसलें के रूप में गन्ना है एंड जूट है। कितना लाख टन है, आप लोग जरूर इसको देखते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। तंबाकू में इसी प्रकार 18,700 टन है। बागवानी फसलें कौन कौन सी? सब्जियां हैं। आम उत्पादन में, लीची क्षेत्रफल में। मुख्य रुझान किसका है दोस्तों? धान है, मक्का, लीची, मूंग के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मक्का इसी प्रकार है। सब्जियों का उत्पादन डेटा जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ से सभी चीज़ें को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। किसमें? उत्पादन व उत्पादकता तालिका के थ्रू अब हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका आगे, देखिए धान है, इसी प्रकार धान है बिहार में धान आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना उत्पादकता हुआ है। और शीर्ष राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है एंड पंजाब है। भारत में बिहार का उत्पादन कितना है दोस्तों? 4था स्थान है। और कुछ और क्या है? उच्च उत्पादकता समिति का उत्पादन भी यहाँ से हुआ है।
और यहाँ से और पंजाब का उत्पादन थर्ड है कुल उत्पादन में। मक्का में उसी प्रकार है दोस्तों, कर्नाटक है, फिर उस सेकंड स्थान रखता है, और उत्पादकता में सेकंड स्थान दोनों में रखता है। तेजी से बढ़ता क्षेत्र राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। सरसों में आप लोग देख सकते हैं राजस्थान है, ये छठवां स्थान रखता है सीमित क्षेत्र और निवेश के रूप में। गन्ना यह फोर्थ स्थान रखता है भारत में, बिहार वाणिज्यिक क्षेत्र की दृष्टि से। एंड नेक्स्ट है सब्जियों में दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जो चौथा स्थान रखता है। बागवानी में उभरता हुआ राज्य हैं ये सभी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग देख लिए हैं तालिका के रूप में, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को समझते चलेंगे। आइए इनसे सब जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग उसे कवर कर लेते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जल्दी दोस्तों हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं 2023-24 में धान का कुल उत्पादन कितना था दोस्तों, 95.22 लाख पर टन था। इसी प्रकार 2023 में बिहार के धान की उत्पादकता कितनी थी लगभग दोस्तों, लगभग आपकी 3118 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इसी प्रकार आप लोग बिहार में गेहूं का कुल उत्पादन देख सकते हैं, इतना था। बिहार में गेहूं की उत्पादकता लगभग कितनी थी, 2900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। अब बिहार में मक्का का कुल उत्पादन कितना दोस्तों, 58.6 लाख टन है। इसी प्रकार बिहार में मक्का की उत्पादकता कितनी है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी चीज़ों को आप लोग इसी तरह के मसूर का भी देख लीजिए, मसूर का है एंड मसूर है, मक्का है एंड आपका बिहार में चना का उत्पादन है 78,000 टन है, प्लस टन है। अब मूंग का उत्पादन कितना 1.17 लाख टन है। बिहार में सरसों का उत्पादन, अभी जस्ट हमने ऊपर सब चीज़ें देखी हैं, उसी को यह तथ्य के रूप में मेंशन किया गया है। आप लोग सभी चीज़ों को आसानी से यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसका PDF लेकर सभी चीज़ों को आसानी से एक बार पुनः समझ लेंगे और वीडियो को एक बार दो बार 3 बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिए गन्ने की उत्पादकता लगभग कितनी है, तो यहाँ से चीज़ों को मेंशन कर लीजिए। और जूट का कुल उत्पादन कितना है, 1.4 लाख टन है। बिहार में तंबाकू का 18,700 टन है। सब्जियों का 1.7 लगभग 1.7 लाख करोड़ टन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, आप लोग यहाँ से सभी चीज़ों को देख लेते हैं। गिरावट किस में दर्ज की गई है दोस्तों, गिरावट आपकी की गई है, इस बार इसे भी देख लेते हैं। क्या भरोसा यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है जो वो भी बन ही जाए। बिहार में सब्जियों में उत्पादन में क्या रुझान देखा गया है, हल्की गिरावट देखी गई है, किसमें, सब्जियों के उत्पादन में, और सभी में आपको बढ़ती हुई वृद्धि देखने को मिल रही है। तो बिहार में सब्जियों का उत्पादन चरम स्तर पर था 2023 में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। आज की वीडियो के थ्रू उत्पादन में बिहार धान में भारत का कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है धान में। उत्पादकता में बिहार का धान में भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। धान का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, जो 160 लाख टन उत्पादन के साथ है, पश्चिम बंगाल है। मक्का उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा है, इसे भी आप याद करके रखिएगा। मक्का उत्पादकता में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, तो तथ्य इंपॉर्टेंट है। सरसों उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, छठवां स्थान है। सब्जियों के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में धान उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 21%, 21% वृद्धि दर्ज की गई है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला बनेगा दोस्तों, क्या है, आइए एक बार पुनः हम लोग देखते हैं, चीज़ों को समझते चलते हैं। यहाँ देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार में गेहूं उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, 10% की। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मत्स्य और पशुधन क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई, 9.5%। इसी प्रकार आप लोग कृषि निवेश में देख सकते हैं, तो 7 उत्पादों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निवेश प्रोत्साहन नीति की प्राथमिकता प्राप्त किन 2 उत्पादों का नाम बताइए, तो कौन है, मखाना है, फल है, सब्जी है, सब्जियाँ, मक्का, औषधियाँ, शहद, चाय, कोई भी 2 आपको बताना है। आपका आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पे देख सकते हैं किसका, GSDP में कितना % योगदान है, 19% है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला तथ्य देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में, तो इसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक बार पुनः ऊपर से हम लोग देख लेते हैं खनिज, इसी प्रकार जल संसाधन भी हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, पहला आपका बनेगा क्या दोस्तों, आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन में। इसमें भूगोल एवं वन देखेंगे और कुछ संसाधन देखेंगे। जल्दी दोस्तों हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, बस आप लोग 5-7 मिनट का और लेक्चर होगा, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है दोस्तों, लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है दोस्तों, 7.27% है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, ये याद करके रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। एंड वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। बिहार का सबसे बड़ा वन कौन सा दोस्तों, वाल्मीकि रिजर्व फॉरेस्ट है। ये जो अति महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का जो वन है, ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य के जिले में, दरभंगा में। बिहार में कौन से वृक्ष वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो शीशम, महुआ, साल है। ये कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अब आप लोग वीडियो को
बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं, साल वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों? 12 से अधिक है दोस्तों। बिहार के वन क्षेत्र का राष्ट्रीय औसत तुलना में कितना है दोस्तों? काफ़ी कम है, जो भारत के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं लगभग 21.7% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य की तरफ मूव करते हैं हम सभी मित्र। यहाँ से देखें, आप देखेंगे दोस्तों हम लोग जल संसाधन के रूप में जल संसाधन देखेंगे। यहाँ से जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग नोट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपको गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। जल संसाधन देखते हैं, गंगा बिहार में कितने जिले से होकर बहती है दोस्तों? गंगा जो बिहार में कितने जिले से होकर बहती है? 12 से अधिक जिला है। तो याद करके रखिएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है। गंगेटिक डॉल्फिन का वो क्या दोस्तों, गंगेटिक डॉल्फिन को क्या दर्जा प्राप्त है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और कब किया गया है? कमेंट में आप लोग मेंशन करके बताएंगे कब किया गया है। एंड अगला है, बिहार का प्रमुख जलाशय कौन सा है दोस्तों? कांवर झील है, जो बेगूसराय में पड़ता है। बिहार में मत्स्य उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मुजफ्फरपुर है। बिहार किस श्रेणी में मत्स्य उत्पादन करता है दोस्तों? अंतर्देशीय ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर फिशरीज में करता है। बागमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नेपाल से निकलती है बागमती। एंड कोसी नदी को क्या उपनाम दिया गया? जस्ट अभी हमने ऊपर एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, तो आप लोग को पता ही हो गया होगा। बिहार की शोक की नदी के नाम से जानी जाती है, मतलब बिहार में जो बाढ़ आता है इसी नदी के थ्रू आता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार का भूजल स्तर का रिपोर्ट आंका गया कितना? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला तथ्य जो बनेगा यहाँ से हम लोग समझते हुए चलेंगे क्या है, आइए देखते हैं। गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? गोपालगंज से। खनिज संसाधन देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न एक बनने की संभावना है, तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। यहाँ से देखिए, बिहार स्पेशल से जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, कितने भी प्रश्न बनेंगे आपको यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे। हम उन्हीं पॉइंटों को कवर कर रहे हैं दोस्तों जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो बिल्कुल इस चैनल के द्वारा दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही कवर किया जाता है, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी ना हो, और जो भी पढ़े टू द पॉइंट पढ़े और एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तैयारी करने के लिए तो बिल्कुल आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में पायराइट मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? पायराइट रोहतास में। माइका का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? नवादा या गया में। बिहार में चूना पत्थर की जो प्रमुख खान है ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कैमूर और रोहतास में। अगला है आइए दोस्तों अगला देखते हैं। बिहार में बॉक्साइट का भंडार कहाँ है? मुंगेर रोहतास में पड़ता है। भारत में पायराइट भंडार का कितना प्रतिशत बिहार में लगभग है? लगभग दोस्तों आपका 95% देखने को मिलेगा। बिहार में दोस्तों बिहार में सोने की जो संभावना किस जिले में? जमुई में है। बिहार का जो प्रमुख सजावटी पत्थर का स्थान है दोस्तों ग्रेनाइट, भागलपुर नवादा में मिलता है। ये दोस्तों कुछ खनिज के तथ्य हो गए। क्या बिहार में कोयला उत्खनन होता है दोस्तों? नहीं। सीमित भंडार है लेकिन कोई वाणिज्यिक उत्खनन नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए खनिज से डेटा दोस्तों, खनिज से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। आइए हम लोग दोस्तों कृषि एवं बागवानी तथ्य की तरफ मूव करते हैं। बिहार में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? गया और जमुई सीमित मात्रा में। बिहार में खनिज नीति कब बनाई गई थी? इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। तो 2003 में बिहार खनिज नीति अधिसूचित की गई थी। आइए हम लोग बढ़ते हैं कृषि एवं बागवानी तथ्यों की तरफ। बिहार में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन है दोस्तों? तो धान है, तो इसे स्टार कर लीजिए। सब्जी उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय रैंक क्या है दोस्तों? चौथा स्थान है सब्जी उत्पादन में। लीची उत्पादन में बिहार का क्या राष्ट्रीय स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट है पहला स्थान वाला, याद करके रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। आम उत्पादन में बिहार किस स्थान पर दोस्तों? तीसरा स्थान है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? दूसरा है। गन्ना उत्पादन में बिहार की जो रैंक होगी दोस्तों क्या है? चौथा स्थान है। बिहार की जो प्रमुख दाल कौन है दोस्तों? मसूर, चना, मूंग है। बिहार में कृषि योग्य जो भूमि का प्रतिशत कितना? लगभग 60 से 70% है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए हैं दोस्तों आपके कृषि एवं बागवानी से महत्वपूर्ण डेटा, आप लोग याद करके रखिएगा। डेटा से प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग इसे याद करके रखेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे। आइए कुछ और डेटा देख लेते हैं। अगला है मिट्टी। बिहारी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अनुकूल मानी जाती है? धान और मक्का मानी जाती है। लीची क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा है? 2023 में लगभग 6% रहा है। इस चीज़ को भी याद करके रखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं आज की इस वीडियो का। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग ऊर्जा एवं अन्य संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं ऊर्जा से। यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। क्या बिहार विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर है? नहीं। लगभग 90% बिजली आयात करना पड़ता है। क्या बिहार में प्राकृतिक गैस का भंडार है दोस्तों? संभावित रूप से पूर्णिया और चंपारण जिले में पड़ता है। बिहार में वर्ष 2025 में कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना की गई है दोस्तों? 125 यूनिट प्रति माह प्रति परिवार को दिया जाएगा। बिहार का जो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? कांवर झील है। अभी जस्ट हमने ऊपर इसकी चर्चा की गई। रामसर साइट घोषित कर दी गई है इसे, तो बिल्कुल स्टार्ट कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। बिहार में पाए जाने वाले जो प्रमुख पक्षी कौन से दोस्तों? सारस है, काले गर्दन वाला कलहंस पेलिकन है।
एंड किस जिले में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण पड़ता है, इसे भी आप याद करके रखिएगा। आइए अगले तथ्य की तरफ हम लोग मूव करते हैं, पश्चिमी चंपारण की तरफ। अगला है बिहार में किस वर्ष 2023 में कौन से नए परियोजनाएं हुई हैं, मतलब कौन सी नई, सॉरी वह पुनः देखते हैं, बिहार में वर्ष 2023-24 में कौन से नए जल परियोजनाएं शुरू की गई हैं दोस्तों। तो कोची मेची लिंक परियोजना है दोस्तों। बिहार में सबसे अधिक खनिज वाले जिले कौन है, रोहतास, गया, जमुई और कैमूर है। बिहार में जो वन्यजीव संरक्षण का किस अधिनियम के तहत होता है दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए, प्रश्न बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। जो मेरे द्वारा चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उस पर आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बिहार के प्रमुख जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, जल संरक्षण, हरियाली और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन। बिहार में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, लगभग 3 किलोमीटर, लगभग 2025 तक लगभग 3 किलोमीटर है। बिहार में 3 लाख किलोमीटर दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्गों की जो लंबाई है 5412 किलोमीटर है। राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है, लगभग 3700 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1.02 लगभग लाख से किलोमीटर से अधिक है। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। सड़क घनत्व के हिसाब से बिहार का राष्ट्रीय स्थान क्या है, तीसरा है, केरल और बंगाल के बाद। केरल फर्स्ट, बंगाल सेकंड, थर्ड आपका बिहार। 7 निश्चय योजना के तहत किस सड़क योजना को विस्तार हुआ है, घर तक पक्की गली नाली योजना। गांधी सेतु का पुनर्निर्माण किस वर्ष पूरा होगा, 2023 में। आमस दरभंगा एक्सप्रेस किस केंद्रीय योजना में है, भारतमाला परियोजना में है। पिंक बसों से अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, पिंक बसों महिला सुरक्षा हेतु किस वर्ष लागू की गई थी, 2023 में। प्रश्न बन सकता है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था, 2023 में। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना किस वर्ष से चलाई गई है भैया, ग्रामीण व नदी क्षेत्रों के पुलों के निर्माण हेतु। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गई ऊर्जा से संबंधित तथ्य। आइए हम लोग परिवहन से संबंधित जो भी रेल नेटवर्क से प्रश्न बनते हैं तो उसे भी हम लोग कवर करते चलेंगे। 5-7 मिनट का और वीडियो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनेंगे, मुझे पूरा आशा है। आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें आसानी समझ में आ रही होंगी। तो बिल्कुल कमेंट करेंगे आज का ये लेक्चर कैसा लगा, और बिहार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आज का ये लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य बनेगा बिहार परिवहन से नेटवर्क से। बिहार में कितने रेलवे नेटवर्क है, 500 से अधिक है दोस्तों। बिहार का प्रमुख रेलवे जोन कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे, ECR मुख्यालय हाजीपुर में पड़ता है। पटना जंक्शन किस श्रेणी के स्टेशन में आता है दोस्तों, उत्तर 1 श्रेणी में आता है। बिहार में प्रस्तावित मेट्रो रेल किस शहर में है, पटना में है। पटना मेट्रो का उद्घाटन किस वर्ष होने की संभावना है, 2026 में। स्टार कर लीजिए, यह प्रश्न संभावित प्रश्न हो सकता है, बनने की पूरी चांसेस है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य, बिहार से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक माल परिवहन किस माध्यम से होता है, रेलवे से होता है। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल जो गलियारा कहाँ प्रस्तावित है, वाराणसी, पटना, दरभंगा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में बिहार की स्थिति क्या है दोस्तों, 90% ट्रैक विद्युतीकरण जो 2024 तक है। हाजीपुर रेल मंडल का कौन सा जोन के तहत आता है, पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत आता है। बिहार से नेपाल जो रेल सेवा कहाँ से संचालित होती है, जयनगर जनकपुर लाइन से। हवाई परिवहन देख लेते हैं दोस्तों, आइए इनसे जो तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे आज की वीडियो के थ्रू। बिहार में कितने कार्यशील हवाई अड्डे हैं दोस्तों, 3 है, पटना, गया, दरभंगा। एंड नेक्स्ट है दरभंगा एयरपोर्ट किस योजना के तहत विकसित किया गया है दोस्तों, उड़ान योजना के तहत। इसे स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है, उड़ान योजना के तहत किया गया है दरभंगा एयरपोर्ट की योजना। दरभंगा एयरपोर्ट कब चालू किया गया दोस्तों, नवंबर 2020 में। दरभंगा एयरपोर्ट की यात्री संख्या 2023 में कितनी थी, 17 लाख प्लस थी दोस्तों। बिहार में कितने एयर स्ट्रिप है दोस्तों, 31, परंतु केवल 3 कार्यशील ही हैं दोस्तों। गया एयरपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल से जुड़ा है दोस्तों, बोधगया में। स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बना है। पटना एयरपोर्ट का औपचारिक नाम क्या है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य हम लोग देखते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। क्या दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, नहीं, केवल घरेलू सेवा है। किस जिले में एयर कार्गो का हब प्रस्तावित है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, महत्वपूर्ण। बिहार में सबसे अधिक उड़ान यात्री किस एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं, पटना से ही। आइए अब हम लोग देखते हैं वाटर परिवहन से, महत्वपूर्ण है। जल परिवहन देख लेते हैं, इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसे भी समझते चलेंगे। एक प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने की उम्मीद है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यशील है, नेशनल वाटरवे 1, यानी हल्दिया वाराणसी से गंगा नदी तक। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, यूपी में आपको प्रश्न पूछने से, यूपी में भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। जलमार्ग से बिहार में कौन से सामान भेजे जाते हैं जलमार्ग से, तो फ्लाई ऐश, पत्थर, खाद्य सामग्री। जलमार्ग सुविधा में बिहार की स्थिति कैसी है दोस्तों, सीमित है, यूपी व बंगाल से पीछे है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। आपका
अगला तथ्य बनेगा जलमार्ग सुविधा बिहार की स्थिति कैसी है, देख लीजिए। कौन सा जिला जल से रेल मल्टी मॉडल सुविधा के लिए जाना जाता है, पटना। किस नदी पर जल परिवहन के लिए कितनी घाटें विकसित की गई हैं, 5 से अधिक। क्या नेपाल बिहार को जलमार्ग जोड़ने का प्रस्ताव है दोस्तों, हाँ, BBIN सहयोग के तहत, तो स्टार्ट कर लीजिएगा, ये तथ्य बन सकता है। जल परिवहन में बिहार किस योजना में शामिल किया गया, सागरमाला में। गंगा नदी किन किन जिलों से होकर जलमार्ग गुजरता है दोस्तों, बक्सर, पटना, भागलपुर, कटिहार। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी दोस्तों। 1 से 2 मिनट का और वीडियो है, बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, आपको आसानी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आइए दोस्तों कुछ और तथ्य देख लेते हैं, योजनाएं और तुलनात्मक तथ्य। सड़क निर्माण में बिहार का बजट कितना है दोस्तों, जो 5 ईयर जो 2024 में कितना था, 2140 करोड़ है दोस्तों। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की तुलना में बिहार कहाँ है, यूपी में 12 चालू है, बिहार में 0 चालू है, एक भी नहीं है। एंड अगला है सड़क घनत्व में बिहार का स्थान क्या है, भारत में तीसरा है और केवल केरल व बंगाल से पीछे है। बिहार की जो रेलवे लाइन कितनी है, लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 4509 किलोमीटर है और भारत में कुल रेल नेटवर्क का लगभग 3.4%। पीएम गति शक्ति योजना बिहार को क्या मिला है, बिहार को क्या मिला दोस्तों, बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना की गई है। बिहार में पुल निर्माण हेतु कौन सी प्रमुख योजना है, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो क्लास तक बनेंगे, जल्दी दोस्तों वीडियो कंप्लीट होने वाली है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो साबित होने वाला है। बिहार में पुल निर्माण हेतु कौन सी प्रमुख योजना है, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। दरभंगा एयरपोर्ट भारत की उड़ान एयरपोर्ट में किस रैंक पर है, तो नंबर 1 पर है 2023 तक यात्री सेवा में। पटना मेट्रो कितने कोर रूट पर आधारित है, 2 रूट, एक रूट 1 रूट 2। जलमार्ग के लिए बिहार का प्रमुख टर्मिनल कहाँ, गंगा पटना टर्मिनल पे है। अधोसंरचना निर्माण के जो निवेश के मामले हैं दोस्तों, इसमें लगभग कितने हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बिहार में उद्योग और व्यापार देखते हैं। ये रहा, आइए देखते हैं यहाँ से भी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो उद्योग संरचना व इसका क्या हो जाएगा, योगदान। आइए बिहार की जो GSDP है लगभग कितना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सेवा का योगदान बिहार की कितना है, 58.6% है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार की जो कृषि क्षेत्र है इसका लगभग कितना है, 19.9% है। बिहार में औद्योगिक विकास दर कितना है 2023-24 में, तो लगभग 10% है। और भी देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोग वीडियो को PDF के थ्रू आप लोग सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। यहाँ से आप लोग देख लेंगे बिहार जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू की थी, 2016 में। बिहार में औद्योगिक रोजगार का प्रतिशत कितना था, लगभग 23 है। बिहार में जो सेवा क्षेत्र में रोजगार का परसेंटेज कितना था, लगभग 22 है। बिहार जो कृषि क्षेत्र में रोजगार कितना है, लगभग 54% है। आइए MSP देख लेते हैं। MSP से आइए जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बिहार में MSP इकाइयों की राष्ट्रीय हिस्सेदारी कितनी है, 11% है। बिहार में MSP का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, खाद्य प्रसंस्करण है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला तथ्य क्या बनता है। अगला तथ्य बनेगा बिहार में MSP इकाइयों में माइक्रो श्रेणी का जो प्रतिशत है 97% है, यहाँ से देख सकते हैं। बिहार में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है, PMEGP है। एंड बिहार में MSP के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, उद्योग संवाद पोर्टल है। स्फूर्ति योजना से बिहार में किन उद्योगों को सहायता मिलती है भैया, हस्तशिल्प, जूट को। जेड प्रमाणन योजना का उद्देश्य क्या है, MSP को गुणवत्ता पर्यावरणीय मानकों में सुधार देना। एस्पायर योजना किससे संबंधित दोस्तों, स्टार्ट कर लीजिए, ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ग्रामीण उद्योग व नवाचार को बढ़ावा देनी होती है। बिहार में MSP पंजीकरण दर कितना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य से अधिक है, उत्तर प्रदेश से। आइए आगे बढ़ते हैं, MSP से तथ्य और बनेगा। बिहार में MSP इकाइयों की वृद्धि किस वर्ष सबसे अधिक थी, 2023-24 में। उद्योगों के प्रकार व क्षेत्रीय वितरण से आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को कंप्लीट कर लेते हैं। बिहार में खनिज आधारित उद्योग किन जिलों में है, रोहतास है, गया, कैमूर। बिहार में कृषि आधारित जो उद्योग हैं, चीनी, डेयरी, फल सब्जी प्रसंस्करण में। बिहार में चीनी उद्योग की जिले में गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। डेयरी से संबंधित है पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर। एंड बिहार में हस्तशिल्प यहाँ से देख सकते हैं मधुबनी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देख लेते हैं। यहाँ से बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ केंद्रित है, पटना, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। बिहार में जूट उद्योग किन जिलों में, कटिहार, पूर्णिया में। बिहार में सौर उपकरण निर्माण कौन है दोस्तों, गया, औरंगाबाद। बिहार में उर्वरक व रसायन उद्योग कहाँ केंद्रित है, बेगूसराय में दोस्तों। एंड बिहार में निर्माण सामग्री उद्योग की जिले में पटना, गया, भोजपुर में। महत्वपूर्ण डेटा जो हो गए इसको भी हम लोग देख लिए। निर्यात व व्यापार संबंधित आइए देख लेते हैं। आपका एक ही वीडियो में दोस्तों बिहार स्पेशल पूर्णतः कंप्लीट है। BPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी जो इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लिए, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मित्र नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। बिहार का कुल निर्यात 5 ईयर जो 2025 में कितना रहा, इतना रहा, आप लोग देख सकते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। बिहार में प्रमुख निर्यात कौन सी है, बिहार में प्रमुख निर्यात वस्तुएं कौन सी है, पेट्रोलियम उत्पाद है, मांस, चावल, लीची। लीची का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, लगभग 71% है।
लीची निर्यात में अग्रणी जिला कौन है? मुजफ्फरपुर। बिहार में मक्का उत्पादित में कौन सा स्थान है? समस्तीपुर, खड़िया एंड है खगड़िया। हस्तशिल्प में कौन है? मधुबनी है। और चमड़ा में दोस्तों पटना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। जल्दी हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो के आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण डेटा को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वीडियो के बीच में इसकी बिल्कुल मत करिएगा। 2 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। डेयरी उत्पादन में बिहार का कहाँ है? वैशाली में है। बिहार में निर्यात संवर्धन के लिए कौन सा योजना है? तो जिला निर्यात हब योजना। बिहार में निर्यात के लिए कौन से लॉजिस्टिक हब है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। आइए तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो 5 ईयर 2024 में कितनी थी? तो इतनी थी। यहाँ से हम लोग देख लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सेवा क्षेत्र में बिहार का योगदान कितना रहा है? राष्ट्रीय औसत से 5% अधिक है लगभग। बिहार में उद्योगों के लिए प्रमुख बाधाएं बिजली, भूमि, लॉजिस्टिक, निवेश, वातावरण है। आइए यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे भी देखते हैं। यहाँ से हो गया बिहार में कौन से प्रोत्साहन दिए जाते हैं? भूमि बैंक, सब्सिडी, स्टार्टअप। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कौन कौन से स्थान हैं? तो यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। बिहार में उद्योगों के लिए कौन सी नई पहल चल रही है? तो भैया वेंचर मार्क है, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल क्लस्टर है। यहाँ से इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एंड बिहार में 2023 इसको खनन डेटा में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और चीज़ों यहाँ से आप लोग वीडियो कवर कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, इसको भी आप लोग देखते चलेंगे। जो महत्वपूर्ण है उस पर मेरे द्वारा ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला तथ्य है बिहार में वन और वन्य जीव। यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, 1 से 2%। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। बिहार की कुल प्राकृतिक वन क्षेत्रफल कितना है? लगभग कितना है? 68-45 वर्ग किलोमीटर, लगभग 7.27% भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। बिहार में सागौन वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। बिहार का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा नदी, डॉल्फिन है। महत्वपूर्ण स्टार्ट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बनने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में शैल वन किस प्रकार के हैं? नम और शुष्क पर्वतीय वन है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रफल में कितना है? 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा दोस्तों? पश्चिमी चंपारण है। स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है ये। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में, गंगा नदी में है। ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लेंगे। बिहार में कौन सी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल है? गंगा नदी। कौन है दोस्तों आपका? यह है आपका नगी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा? कांवर झील, कबार ताल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लीजिए, पहला पूछा गया है। पहला ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। बिहार में कितने प्रकार के वन है दोस्तों? 7 प्रकार के वन है। बिहार में प्रमुख वृक्ष प्रजाति क्या है? शैल है, जो सोरिया रोबेस्टा है। वाल्मीकि अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। 1978 में की गई थी। अभ्यारण्य अधिसूचित है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल कितना है? 880 है। बिहार में गंडक जो नारायणी नदी से आती है, नेपाल से आती है। एंड बिहार में कौन सी जो वन हिमालयी तराई में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और बिहार में कौन सा जो जानवर राष्ट्रीय जलीय प्रतीक है? गंगा डॉल्फिन है, सभी दोस्तों पता होगा। बिहार में कौन सा पक्षी प्रवासी है दोस्तों? कॉमन पोचार्ड, रेड कोस्टल पोचार्ड। बिहार में कौन सा वन शुष्क पर्वतीय है? दक्षिण बिहार के शैल वन में पड़ते हैं। वाल्मीकि जो अभ्यारण्य की उत्तरी सीमा क्या है? नेपाल चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। यहाँ से अगला तथ्य बनेगा बिहार में कौन सा वृक्ष उप पर्वतीय क्षेत्र? चीड़ है। एंड अगला बिहार में कौन सा मंदिर सोमेश्वर पहाड़ी पर स्थित है? सोमेश्वर मंदिर। स्टार्ट कर लेंगे, प्रश्न बन सकता है। बिहार में कौन सा अभ्यारण्य गंगा पर है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, महत्वपूर्ण है। बिहार में ग्रेटर एजुटेड पक्षी जो कहाँ पर देखी जाती है, जो अब तक संकटाग्रस्त है? नौगछिया क्षेत्र, भागलपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार में सरीसृप प्रजातियाँ कितनी है दोस्तों? 27 हैं। बिहार में कौन सा वन गंडक बाढ़ क्षेत्र में स्थित है? मदनपुर वन क्षेत्र में। बिहार में कौन सी नदी त्रिवेणी बनाती है दोस्तों? गंडक, आपका सोनहा पंचनद संगम पर। बिहार में किस क्षेत्र में वन मिश्रित हैं दोस्तों? तो भैया ये है पश्चिम गंगा क्षेत्र। बिहार में कौन सा पर्वतीय तराई है? सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों, बिल्कुल आप लोग बताएंगे वीडियो आज का कैसा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग देख लिए इसको भी हम लोग देख लिए। बिहार में कौन सा पर्वतीय हिमालय क्षेत्र है? सोमेश्वर पर्वत है। बिहार में कौन सा वन बेंत परिपूर्ण है? तो मदनपुर बेंत परिपूर्ण है। आज का लास्ट है, आज की वीडियो का लास्ट कुछ तथ्य होगा। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का स्तर क्या है? स्तर 1 टाइगर संरक्षण इकाई। तो दोस्तों ये वीडियो आज की समाप्त होती है, जो लगभग 71 बीपीएससी के लिए चलाई गई थी ये सीरीज, जो महत्वपूर्ण जो पूरे बिहार स्पेशल महत्वपूर्ण खाद्यान्न डेटा और महत्वपूर्ण जनगणना जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएंगे आज का ये वीडियो कैसा लगा। और जो मित्र बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिहार एग्जाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कमेंट करके जाइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।